हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आयनाइजेशन एनर्जी पार्ट सेकेंड वीडियोज। पार्ट फर्स्ट वीडियो में आयनाइजेशन एनर्जी की डिफिनीशन क्या होती है उसको हम डिस्कस किए हैं। उसके बाद ग्रुप में क्या वेरिएशन होता है आयनाइजेशन एनर्जी का, पीरियड में क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, इन सब का डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो एक बार चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियो को वॉच जरूर करें और हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर देंगे। तो आज हम इसमें एग्जाम्पल्स कराएंगे और कुछ एक्सेप्शनल केस हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स के, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के, उस एक्सेप्शनल केस को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंपेयर द आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आपको बताया गया था कि किसी भी मॉलिक्यूल्स से, किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन जब आप निकालते हैं तो जो भी आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होती है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का देखेंगे। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p4 आएगा, यानी यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गया है थोड़ा सा। इसको क्या करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे कि जो है 2p4 है, यानी कुछ इस टाइप से है, 1 2 3 एंड 4, 2p4 है। अब इस 2p4 से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ जाएगा। अब 2p4 से एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो क्या बच जाएगा, 2p3 बच जाएगा। 1s2 2s2 2p3, एक क्या मिल गया आपको, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मिल गया। आपने प्रीवियस वीडियो में आपने बताया कि अगर कोई भी ऑर्बिटल्स है वो हाफ फील्ड है अथवा फुल फील्ड है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, रिमूव करना आसान नहीं होगा और वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की अगर आप बात करें तो इससे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे तो क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड हो जाएगी। तो जो भी आपके मॉलिक्यूल्स O प्लस हैं उसके 2p3 से एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, O2 प्लस बन जाएगा और 2p2 बन जाएगा। अब दूसरा है आपका मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या एटॉमिक नंबर है, 7, तो 1s2 2s2 2p3। तो इसका 2p3 क्या है, हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, यानी हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन इजीली आप रिमूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर आप जनरली कंपेयर करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी देन ऑक्सीजन के। यानी ऑक्सीजन के पास 2p4 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन इसके 2p3 ऑर्बिटल से नाइट्रोजन के हाफ फील्ड स्टेबल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना इजीली नहीं पॉसिबल है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वाली क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ऑक्सीजन क्या हो गया, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो गया, यानी 2p3 में आ गया, और नाइट्रोजन क्या हो गया, 2p2 में आ गया। अब यहाँ से नाइट्रोजन के 2p2 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लेकिन ऑक्सीजन के 2p3 से हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव्ड कर लिया है, इसीलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन आप निकालना आसान नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन O प्लस और N प्लस की बात करें तो यहाँ पे O प्लस हाफ फील्ड हो गया, तो ऑक्सीजन की जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है देन नाइट्रोजन के। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करेंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, अगर सेकेंड की बात करेंगे तो किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। तो ये था आपका आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब हम अगला एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन प्लस। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे नाइट्रोजन प्लस, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे N प्लस बनेगा, 2p2 आएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, N2 प्लस हो जाए, 1s2 2s2 2p1 होगा। अब ये देखना है, अब आप यहाँ पे अगर एक्सेप्शनल केस यही हम बताना चाह रहे हैं आपसे कि 2p3 देख के आप बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, नाइट्रोजन की होगी, और नाइट्रोजन प्लस की क्या होगी, कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर सेम एलिमेंट है आपके
जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्लस है, नाइट्रोजन 2 प्लस है। यहाँ पे अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना होगा तो जो आपका ट्रेंड होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो सेकेंड वाली होती है वही ज़्यादा होगी, यानी थर्ड वाली सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकेंड होगा, फिर थर्ड फर्स्ट होगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो ए हुआ और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ, ए वाला हुआ। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी आपकी, उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी ज़्यादा क्या होगी सेकेंड आयनाइजेशन, क्योंकि जब एन प्लस आपका बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना अब आसान नहीं है। तो इस केस में एन प्लस है मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन एन। अब हम एक्सेप्शनल केस ग्रुप 13 एलिमेंट का डिस्कस करेंगे। ग्रुप 13 एलिमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब एलिमेंट्स ऊपर से नीचे आप आ रहे हैं तो साइज क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। आपने जनरल ट्रेंड बताया था कि साइज इंक्रीज कर रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज कर जानी चाहिए। यानी साइज बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव्ड किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, वहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन इस केस में एक्सपेक्ट तो आप ऐसे करते हैं कि बोरान का होगा, फिर एल्युमिनियम का, फिर गैलियम का, फिर इंडियम का, फिर थैलियम का, यानी सबसे कम इसका होगा। लेकिन जो एक्चुअल में इसका होता है, जो ग्राफ इसका बनता है इस टाइप से बनता है, यानी आपका सबसे ज़्यादा क्या होगा, बोरान का होगा, यानी बोरान की साइज क्या है, बहुत छोटी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं रिमूव कर पाएंगे, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद जो आपका एल्युमिनियम है उसका उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एल्युमिनियम का कम हो गया बोरान से, फिर गैलियम का क्या हो जाता है, एल्युमिनियम से ज़्यादा हो जाता है, जबकि जनरल ट्रेंड में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसके बाद इंडियम का आ जाता है, फिर थैलियम का उससे ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी जो भी एक्चुअल वेरिएशन होता है वो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, बोरान, थैलियम यानी Tl है, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके थैलियम है, यानी थैलियम में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। फिर अगर इंडियम और गैलियम में आप बात करेंगे तो गैलियम में ट्रांजिशन मेटल्स कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। फिर बचता है आपका एल्युमिनियम बचता है और इंडियम बचता है। तो आपका बोरान होगा, फिर थैलियम होगा, फिर गैलियम होगा, फिर एल्युमिनियम हो गया, फिर इंडियम होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मॉलिक्यूल्स में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन मेटल कॉन्ट्रैक्शंस आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स का। ग्रुप 14 एलिमेंट्स में क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एशियन और पीबी। जनरली ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज इंक्रीज कर रही है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए, जो ट्रेंड होना चाहिए इस ऑर्डर पे। लेकिन यहाँ पे लेड के पास किया जाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिससे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है देन कंपेयर ऑफ एशियन। तो ये वाला ट्रेंड आप यहाँ से याद रखेंगे। अब हम देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे अफेक्ट करता है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स को। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपकी क्या होगी, कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव किया जा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जा रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी मेटल्स की कैरेक्टर्स जो मॉलिक्यूल्स में होगा वो मेटल होगा। अगर आयनाइजेशन एनर्जी क्या है आपकी, ज़्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर छोटी कोई साइज है तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं निकाल पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं रिमूव कर पा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ आगे देखेंगे। पीरियोडिक टेबल में जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, यानी लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो भी मेटल्स हैं उसका आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा तो मेटालिक कैरेक्टर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपका क्या होगा, ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपकी आयनाइजेशन वो क्या हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर्स कम हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप लेफ़्ट टू राइट देखते हैं तो सारे नॉन मेटल्स कहाँ हैं पीरियोडिक टेबल में, इस राइट, लेफ़्ट टू राइट हैं। ऊपर से नीचे अगर आप आते हैं तो देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी साइज बड़ी हो जा रही है तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर ले रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम है तो वहाँ पे मेटालिक करेक्टर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए आपका सीजियम क्या है, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट्स है इन पीरियोडिक टेबल्स। अगला हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज और बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगा, इंक्रीजेज। यानी ये जो ज़्यादा मेटल होगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगला को देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही है तो नॉन मेटालिक करेक्टर्स इंक्रीज करेगा, यानी जो भी होगा वो नॉन मेटल होगा, यानी मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करेगा, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा और एसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब क्वेश्चन हमारा कुछ यहाँ पे है, व्हिच इज मोर बेसिक, Li2O, Na2O, K2O। तो सबसे पहले आप इसका जो मेटल्स है सेंट्रल उसको देखेंगे, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज कर रही है अगर तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, अगर मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक K2O होगा, फिर Na2O होगा, फिर Li2O होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच इज मोर एसिडिक, व्हिच इज मोर एसिडिक। तो आपका B2 है, B है, N है, कार्बन है। तो बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन में अगर देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आपकी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी और मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा, यानी स्पीसीज क्या होगी, नॉन मेटल होगी और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा, फिर कार्बन का, फिर बोरान का, फिर बेरिलियम का। यानी सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा यहाँ पे, N2O5 होगा, फिर CO2 होगा, B2O3 होगा, BeO2 होगा। ये आर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हुआ। इस अकॉर्डिंग हम 2 लेक्चर में अपनी कंप्लीट आयनाइजेशन एनर्जी का वीडियो कंप्लीट किए हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर्स को नहीं देखा होगा तो उसको जरूर देखेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।